बताओ बाबा, सब साफ दिखता है कि नहीं? हाँ बेटा, चमत्कार हो गया। चश्मे से तो सब साफ दिखने लगा। गांधी जी की तस्वीर भी बिल्कुल साफ दिखती है। सही कहा बाबा, देखो उन्होंने भी ठीक ऐसा ही चश्मा पहन रखा है। You bloody Indian mongrel! How dare you enter this shop? अपनी बूढ़ी आंखों में चश्मा क्या लगाया, उस गरीब को अंग्रेज अफसर ने मार मार कर दुकान से बाहर कर दिया। अपनी औकात बोल गया है। This shop is not for bloody Indians. उस अंग्रेज ने फिर वार करना चाहा, पर इस बार उसका हाथ सिर्फ रुका नहीं, बल्कि एक ऐसा करारा घूंसा पड़ा कि वो सीधा बेसुध होकर जमीन पर जा गिरा। ये क्या अनर्थ किया तूने बागा? देख रहा है ये साहब बेहोश हो गए। क्या मिलेगा तुझे इस हिंसा से? गांधी जी के चश्मे से दुनिया आप देखो बाबा। ये बाघा ईंट का जवाब पत्थर से ही देना जानता है। गुलामी का वो दौर जहां अंग्रेजों की चाय की कीमत हम हिंदुस्तानियों की जान से भी ज्यादा थी। उस दौर का सबसे बड़ा जल्लाद जनरल डेविड कार्नर, वो खूंखार दरिंदा जिसकी मामूली सनक और उसकी एक खास गन ने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ले ली। पर जब पाप का घड़ा भरा तो लिखा गया विद्रोह का एक ऐसा खूनी इतिहास जिसे कार्नर की ही उस खास गन ने अंग्रेजों के लहू से लिखा और बन गई दुनिया की सबसे मशहूर टाइगर की गन। बिना स्किप किए सुनिए गुलाम भारत दौर के उस लेजेंडरी टाइगर और उसकी गन की लाजवाब कहानी, अभी बिल्कुल मुफ्त। हुजूर, बच्चे तैयार हैं, आप कहें तो। हरदेव, ये खेल तो हमारी शाम की चाय ठंडी होने से पहले खत्म होना चाहिए। आई लाइक माई टी हॉट। मेरी गन कहाँ है? जी हुजूर, ये रही आपकी गन। डर से रोते बच्चे दूर कतार में दिखाई देते हैं, जिनके सर पर रखे गए थे भारी तरबूज। अपनी खास गन से उस अंग्रेज अफसर ने निशाना साधा। 1, 2, 3। हरी, मेरा बेटा! गोली लगते ही हवा में लाल गुबार छा गया। रहम करो माई बाप, हमारे बच्चे मर जाएंगे, इन्हें जाने दो हुजूर। मेरा बेटा धनी इकलौता वारिस है साहब, मेरा इसके अलावा कोई और नहीं। मेरे बेटे को छोड़ दो हुजूर, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। हवलदार हरदेव, दूर करो इन सबको यहाँ से। ब्लडी इंसेक्ट्स, कीप देम अवे। मेरी चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए। और लाठी डंडों की मार से रोते बिलखते गांव वालों को कॉर्नर के सिपाही दूर भगा देते हैं। रोते बच्चों के सर पर तरबूज रखा गया। कॉर्नर ने गन से निशाना साधते हुए कहा, अरे तुम सब क्यों डरते हो? ये गन ऐसी वैसी नहीं, इसका निशाना कभी नहीं चूकता। देखना चाहोगे? नहीं नहीं सरकार, हमें नहीं देखना। मेरी बच्ची मर जाएगी सरकार, हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो, जाने दो। वो औरत रोती रही और तभी गन के फायर की गूंज ने सब कुछ शांत कर दिया। तरबूज के चीथड़े उड़े तो हवा में लाल रंग खून की तरह फैल गया। लाडो, लाडो! जब माँ अपनी बेटी के लिए पागलों की तरह भागी, तब कॉर्नर ने लगातार गोलियां दागी। हर बच्चे के सर से गोलियां मौत बनकर गुजरी। माँ बाप की जान हलक पर आ गई। वो चीखे और बच्चों की ओर भागे। कॉर्नर का निशाना अचूक था। वहीं हर माँ बाप अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगे। बच्चे भी डर से बिलख रहे थे। हुजूर, अगर खेल खत्म हो गया तो गांव वालों को जाने दें। ठीक है, आज के लिए छोड़ दो, कल फिर इस गन के साथ नया खेल खेलेंगे। हवलदार हरदेव भागकर गांव वालों के पास आकर हांफते हुए बोला, अरे अरे सुखी, हरिया, जाओ जाओ यहाँ से, इसके पहले उस जल्लाद का दिमाग दोबारा फिर जाए। चले जाओ बच्चों को लेकर, भागो! गांव वाले जल्दी जल्दी वहां से जाने लगे और इधर कॉर्नर चेयर पर बैठकर अपनी शाम की चाय की पहली चुस्की लेता है। चाय ठंडी हो चुकी थी। गुस्से में कॉर्नर की नसें तन गईं। You filthy bastards! I like my tea hot! कॉर्नर ने अपनी गन उठाकर गांव वालों पर लगातार फायर किया। गार्ड्स, बच्चों को वापस कोठरी में डाल दो। इस बार भी गन का निशाना चूका नहीं। माँ बाप मर चुके थे। उनकी लाश के सामने उनके ही बच्चों को घसीटकर किले में बंद कर दिया गया। मामूली सी चाय के ठंडी हो जाने पर गुस्से में कॉर्नर ने अपनी गन से कई बच्चों को अनाथ कर दिया। कोई कुछ न कर सका। मौत का सन्नाटा था और आसमान में गिद्ध लाशों के इंतजार में मंडराने लगे थे। गांव की चौपाल पर मातम छाया था। सरपंच और गांव वाले बेबस होकर लाशों को निहार रहे थे। ये क्या हो गया? सूखी, हरिया, बिमला, क्यों मारा इनको? क्या गलती थी? गलती थी नरेश, कार्नर हुजूर की चाय ठंडी की इन लोगों ने। सरपंच जी, हमारी जान क्या इतनी सस्ती है? हमें जीने का हक नहीं? हमें कोई हक नहीं जीने का माथा।
बस हमें किसी तरह बाघा को संभालना होगा। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो हम सब मारे जाएंगे। गांव का हर बच्चा अनाथ हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, बाघा को रोकना होगा। बाघा गांव का ही एक जवान लड़का था। दिल का साफ और गुस्से में तेज बाघा किसी काम से गांव से बाहर गया था। आज उसकी वापसी थी। उसकी बहादुरी के किस्से आसपास के गांव में प्रचलित थे। आज की नृशंसत्या उसके लिए युद्ध की ललकार थी। गांव वाले भी ऐसी अनहोनी नहीं चाहते थे, पर तभी एक युवक भागता हुआ आया। उसकी आंखों में डर और सांसें फूली थीं। सरपंच घबराया हुआ पूछता है, क्या हुआ देवा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सरपंच, वो बाघा को पता चल गया है। उसको सब पता चल गया है। क्या? कहाँ है बाघा? वो सीधा कॉर्नर के किले की ओर चल दिया। उसके साथ दूसरे गांव के और भी लड़के हैं। आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गांव वाले डर से जम गए, पर वहीं बाघा 8-10 गांव वालों के साथ किले पर धावा बोल चुका था। उसके हाथ का भाला और गांव वालों के तीर अंग्रेजी फौजियों के सीने छलनी कर रहे थे। रात के अंधेरे में बाघा ने एक ऐसा मौत का तांडव रचा जिसमें दुश्मन की चीख भी न निकल सकी, और वो एक के बाद एक ढेर होते चले गए। बारी आई जनरल डेविड कॉर्नर की। कमरे का दरवाजा बंद था, जिसे अपने मजबूत पैरों की एक लात से बाघा ने तोड़ डाला। Who the hell are you? How dare you come to my bedroom? You dirty Indian! इसके पहले कि कॉर्नर कुछ कर पाता, बाघा का भाला कॉर्नर की छाती में जा धंसा। उसकी दर्द भरी चीख निकल पड़ी। कॉर्नर के हाथ में वही गन थी जिससे उसने गांव वालों की जान ली थी। बाघा ने कॉर्नर के हाथों से वो गन छीन ली। इस बंदूक से ही तूने मेरे भाइयों को मारा था ना, अब यही तुम अंग्रेजों का खून बहाएगी। इतना कहकर बाघा ने पहली बार उस गन से किसी अंग्रेज की जान ली। जब उसकी नजर उस गन पर बने टाइगर के निशान पर गई तो बाघा बोला, आज से ये गन बाघा के हाथों अंग्रेजी फौज में कहर मचाएगी। बच्चों को आजाद करो और आग लगा दो इस किले में। घबराए हुए गांव वाले जब किले के पास आए तो उन्होंने किले से उठती आग की लपटों को देखा। हे भगवान, क्या किया बाघा ने? तभी गांव के वही अनाथ बच्चे भागते हुए उनकी ओर आते दिखे, जिनके अपनों को कॉर्नर ने बेरहमी से मार दिया था। पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने किले की ऊंची दीवार पर टंगी वो लाश देखी। बाघा ने उस दरिंदे कॉर्नर को मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को सरेआम दीवार से लटका दिया था। देखो, बाघा ने हमारा बदला ले लिया। गांव वाले खुश थे। कॉर्नर का हर्ष देखकर सबके दिल को ठंडक पहुंची, पर सरपंच का डर अब भी कायम था। अरे तुम सब नादान हो। तुम्हें क्या लगता है बाघा बच जाएगा? अंग्रेज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम, क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा हमें अंग्रेजी फौज से? सरपंच का डर वाजिब था, पर जितने नादान गांव वाले थे उससे कहीं ज्यादा अनजान अंग्रेज और उनकी फौज साबित हुई। बाघा को मारने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ी टुकड़ी को गांव भेजा। बाघा निडर ही नहीं, चालाक और युद्ध कौशल का चाणक्य था। अंग्रेज हमें खत्म करने से पहले मासूम गाँव वालों को सजा देंगे। जो टुकड़ी चली है, हमें उसे गांव से कोसों दूर ही घेरना होगा। आक्रमण उनके ही इलाके में होगा जहां वो खुद को सबसे ताकतवर मानते हैं। बाघा की वीरता सुन कई नौजवान उसकी फौज में शामिल हो गए थे और फिर हुआ पहला आक्रमण। सैकड़ों फौजी मौत के घाट उतार दिए गए। बाघा के हाथ में अब भाले के साथ वही गन शामिल थी जिससे उसने कॉर्नर को मारा था, और कुछ महीनों के अंतराल में ही बाघा की फौज का आतंक दूर दूर तक फैल चुका था। अब उसके इलाके में अंग्रेजी फौज आने से भी डरती थी। दिल्ली के हेडक्वार्टर में बड़े साहब को भी उसके बारे में पता था। Inspector, who is this tiger and what about his infamous gun? Sir, he is an Indian bandit. डाकू है हुजूर। उसका नाम बाघा है। हमारे जवान उसे टाइगर कहते हैं। His name बाघा means tiger in English. उस इंस्पेक्टर ने कहा कि उसे बड़ी फौज की जरूरत होगी टाइगर और उसकी गैंग को खत्म करने के लिए। चांसलर ने जवाब में कहा, We don't have men anymore. अब तो हमारे वापस इंग्लैंड जाने का वक्त आ गया है. Let Tiger and his gang live. टाइगर की दहशत बढ़ती गई। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए और देश छोड़ भाग खड़े हुए। 1947 में भारत आजाद हुआ। फिरंगियों का शासन खत्म हुआ, लेकिन टाइगर और उसकी गैंग जिंदा रही। अब टाइगर कोई नाम नहीं, बल्कि एक बेहद मशहूर गैंग के लीडर की पहचान बन चुका था। एक रुतबा बन चुका था। एक ऐसा योद्धा जो दुश्मनों के खिलाफ अपनी गैंग की ढाल बनकर रक्षा करता था। बाघा के बाद 2000 के दशक तक कई जांबाजों ने टाइगर बनकर इस गद्दी को संभाला। उस दौर में टाइगर की वो गन और मुकाम संजय गढ़वाल नाम के शेर के पास थी। संजय संजय संजय, ये नाम नहीं नासूर बन गया है मेरे लिए। मेरा हर धंधा इस संजय ने चौपट किया है। इसके टाइगर गैंग को एक एक करके दिग्पाल चिनगावत मिट्टी में मिला देगा, जिसकी शुरुआत होगी तुझसे अकरम।
दिग्पाल चिंगावत गुड़गांव शहर की जुर्म की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम। ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो दिग्पाल का गैंग गुड़गांव के आसपास नहीं करता था, पर उसके इरादे टाइगर गैंग को हटाकर खुद के गैंग को स्थापित करना था, जिसके लिए उसे टाइगर गैंग को खत्म करना होगा। अकरम के लहू से भरे चेहरे पर दिग्पाल के आदमी ने गन टिका रखी थी। अकरम, बता दे, तेरा बॉस संजय आज रात कहाँ मिलेगा? जवाब दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरा एक इशारा और तेरा सर खुल जाएगा। दिग्पाल, मैं तो गैंग में नया नया आया हूँ, मुझे नहीं पता संजय बॉस कहाँ मिलेंगे। मेरी तो उनसे हफ्तों बात नहीं होती। टाइगर गैंग का छोटा सा मेंबर हूँ मैं, मुझे जाने दो। करीम, खोल दे इसका सर। दिग्पाल के आदमी ने ट्रिगर पर उंगली रखी। अकरम को लगा उसकी मौत तय थी। गोली चलने की आवाज पूरे गोदाम में छा गई, पर सर अकरम का नहीं, करीम का छलनी हुआ था, जिसके बाद लगातार अंधाधुंध गोलियों की बौछार चारों ओर से होने लगी। लगता है संजय भाई आ गए। ऊपर वाले तेरा ये एहसान मैं भूलूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद दिग्पाल के कई आदमी मारे गए और संजय गढ़वाल अकरम के सामने आया। संजय ने टी अक्षर वाली खास अंगूठी पहन रखी थी। अकरम, कहते हैं इस गन ने बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा है। ना जाने कितने अंग्रेज इसकी गोली का शिकार हुए। अब टाइगर की ये गन दिग्पाल के खून की प्यासी है। तभी संजय का साथी राणा कहता है, टाइगर, मुझे लगता है कि दिग्पाल पास ही होगा, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। पर याद रहे राणा, दिग्पाल मरेगा तो मेरी ही गोली से जिंदा घसीट कर लाओ उसे। टाइगर, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो हमारे गैंग को खत्म करना चाहता है, आपको मारना चाहता है। दिग्पाल, जिस गैंग को अंग्रेज न खत्म कर सके, उसे दिग्पाल जैसे गली का गुंडा क्या खत्म करेगा अकरम। और तभी राणा भी भागता हुआ वापस आ जाता है। टाइगर, लगता है दिग्पाल गाड़ी से भाग खड़ा हुआ। पीछे जाना खतरे से खाली नहीं, और तुम्हारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। तुम घर जाओ, हम इधर देख लेंगे। संजय के परिवार में पत्नी सुधा और एक 6 साल का बेटा अभिनव था। जब वो घर लौटा तो अपने पिता को देखते ही अभिनव उसकी ओर दौड़ा। पापा। संजय ने भी बेटे को गोद में लेकर उसे गले लगा लिया। कैसा है मेरा अभिनव? माँ को परेशान तो नहीं किया? नहीं पापा, मैं तो गन लेकर पहरा दे रहा था। दुश्मन आते तो मैं उनको गोलियों से भून देता। माँ की रक्षा की मैंने। बस बस, बड़ा आया मेरी रक्षा करने वाला। आज इसने दूध वाले को बहुत परेशान किया है। ऐसा ही चलता रहा तो इसे मैं बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगी। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप माँ से बोलो ना। कहीं नहीं जाएगा मेरा अभिनव, पर माँ की बात सुना कर, वरना इस शेरनी के आगे तो इस टाइगर की भी नहीं चलती। पापा, ये अंगूठी में टी क्यों लिखा है? अभिनव की जिज्ञासा ने संजय के चेहरे पर स्माइल ला दी, पर तभी सुधा बात बदलते हुए बोली, अभिनव, अभी तुम जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। जब अभिनव बाहर चला गया तो संजय ने पूछा, क्या बात है सुधा? ऐसी क्या बात है जो उसके सामने नहीं हो सकती? सुधा ने संजय की गन मेज पर रखी और उसे बेडरूम में ले गई। अरे ये बच्चों की फोटोज, वो भी पूरे कमरे में, क्या माजरा है? सुधा ने शर्माकर अपनी आंखें नीची कर लीं और संजय का हाथ अपने पेट पर रख दिया। बात साफ थी, संजय खुशी से फूला नहीं समाया। उनके परिवार में एक और सदस्य की एंट्री होने वाली थी। जज्बात में बहकर उसने सुधा के गालों पर किस किया और तभी अचानक एक आवाज गूंजी, हैंड्स अप, वरना मैं गोली मार दूंगा। टाइगर की वही खास गन अभिनव ने तान रखी थी। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। सुधा डर से सहम गई, वहीं संजय बेहद अलर्ट हो चुका था। अभिनव, वो खेलने की चीज नहीं है, वो बंदूक छोड़ दो, अपनी उंगली ट्रिगर से हटा दो। आप मम्मा के साथ क्या कर रहे थे? बोलिए, बोलिए, वरना मैं गोली चला दूंगा। मम्मा, आप ठीक तो है ना? अभिनव, पापा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो तो अभिनव, तुम सबसे पहले वो गन छोड़ो, छोड़ो वो गन अपने हाथ से। नादान अभिनव ने बात नहीं मानी और खेल खेल में अपने पापा को शूट करने की एक्टिंग करने लगा। संजय! इसके पहले कि अभिनव ट्रिगर दबा पाता, संजय ने गन बच्चे के हाथों से छीन ली। सुधा ने गुस्से में आपा खो दिया और अभिनव के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अभिनव रोता हुआ कमरे से बाहर जब गया तो संजय बोला, ये क्या किया सुधा? बच्चा है, अरे अभी वो नादान है। पर तुम तो नादान नहीं हो संजय, इतनी बड़ी गलती। मुझे समझ नहीं आता इस घर में ये गन क्यों है। आज मेरा परिवार बिखर जाता, खुशी के मौके में मातम छा जाता। मुझे टाइगर नहीं, मेरा पति संजय चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जहाँ दिन रात मरने काटने की बात होती हो। जज्बात के बहाव में सुधा ने संजय को गले लगा लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती संजय। और अभिनव, उसका क्या होता संजय? सुधा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, मैं अभिनव को समझाता हूँ।
अभिनव रात के अंधेरे में बंगले के बड़े से गार्डन में अकेला बैठा था। टॉय गन हाथ में थी, आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी संजय वहाँ आया। अरे अभिनव, ये क्या? इतनी सी सजा में मेरे शेर की आंखों में आंसू। अभिनव का काम रोना नहीं रुलाना है। अपने दुश्मनों को। मम्मा ने मुझे क्यों मारा? मैं तो उनकी रक्षा कर रहा था ना पापा। संजय ने अपनी गन इस बार अभिनव के हाथों में दी और कहा, अभिनव, ये गन खेलने की चीज नहीं है। ये टाइगर की गन है। अगर ट्रिगर दब जाता तो तुम्हारे पापा यानी मैं मारा जाता और मम्मा अकेली हो जाती, तुम अकेले हो जाते। ये गन संभालने से पहले तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा अभिनव। उसके बाद ही टाइगर की ये गन तुम्हारे हाथ आएगी और उसके साथ टाइगर की अंगूठी भी तुम पहन सकोगे। पर तब तक तुम्हें अपने टॉय गन से ही काम चलाना होगा, वरना सुनाना मम्मा ने क्या कहा है, बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा तुम्हें। और तभी अचानक अभिनव बोल उठा, पापा, ये इतने सारे अंकल कौन है? देखिए, हमारे घर के अंदर जा रहे हैं। उनके हाथ में गन्स है। संजय ने तुरंत मुड़कर देखा। 25-30 बंदूकधारी संजय के बंगले में दाखिल होते हैं। अभिनव, तुम यहीं रहना, चाहे जो भी हो, तुम घर के अंदर नहीं आना। अभिनव छुप गया और संजय अपनी गन लेकर सीधा घर के अंदर भागा। गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। 6 साल का अभिनव रोता रहा, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अभिनव अपनी खिलौने वाली गन थामकर घर की ओर भागा, अपने माँ बाप की जान बचाने को। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन ने अपना काम कर दिया था। पापा, मम्मा, क्या हुआ पापा आपको? संजय को कई गोलियां लग गई थी। पास ही अभिनव की माँ सुधा बेजान पड़ी थी। संजय की भी चंद सांसें ही बची थीं। वो अभिनव से बोला, अभिनव बेटा, तू आ गया। मैं अकेला तेरी माँ को नहीं बचा सका अभिनव। देख तू यहाँ से भाग जा। वो लोग लौटेंगे, तुझे भी वो लोग मार देंगे। याद रखना अभिनव, तू मेरा टाइगर है। टाइगर, मेरे बाद मेरी जगह तुझे ही लेनी है। टाइगर बनकर दिखाना है। अपने माँ और बाबा की मौत का बदला लेना होगा तुझे टाइगर। पर अभी तो खुद की जान बचा बेटा। तू निकल जा यहाँ से, भाग जा। पीछे आग की लपटों में जलता हुआ घर और आंखों में आंसू का समंदर लिए 6 साल का अभिनव बस भागता ही गया। टाइगर गैंग आज भी जिंदा है, पर उसका वारिस अभिनव 20 सालों से लापता है। पूरा गुड़गांव छान मारने के बाद भी उसका सुराग नहीं मिला। लेकिन आज अचानक वो खानदानी गन दुनिया के सामने आई, जिसे पाने के लिए सिर्फ खूंखार माफिया डॉन ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज भी बेताब हैं। उन्हीं में से एक है अनन्या सिंह, जो अपने बॉयफ्रेंड चिराग के साथ अपनी मर्सिडीज में वहाँ पहुँची थी। टाइगर की बंदूक मेरे पास होगी तो पूरे अंडरवर्ल्ड से डील्स होंगी। कंपनी का टर्नओवर 10 गुना हो जाएगा। एग्जैक्टली। और मैं तो इसे किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। हॉल के अंदर स्टेज पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास केस में रखी थी वो बंदूक। उस पर वही टाइगर का लोगो, एक दहाड़ता हुआ शेर। वहीं एक वेटर हाथों में ट्रे लेकर घूम रहा था। वो वेटर धीरे धीरे ड्रिंक सर्व कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें वहाँ पर आई हर इंसान और उस बंदूक पर थीं। ये तो अनन्या ने जब उस वेटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वेटर कोई और नहीं, उसका नाकारा हस्बैंड निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ मैम, वेटर हूँ मैं। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसके साथ आए चिराग ने ये सीन देख लिया। अरे रे, करोड़पति बीवी के रोडपति हस्बैंड, कभी डिलीवरी बॉय कभी वेटर। इससे शादी करके बेचारी अनन्या की तो लाइफ बर्बाद हो गई। क्या करोड़पति बिजनेस वुमन अनन्या सिंह का हस्बैंड एक वेटर है? सबके सामने अनन्या की बेइज्जती हो रही थी। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी अपनी औकात दिखाने के लिए? यहाँ टाइगर की गन की नीलामी होने जा रही है और मेरा पति ड्रिंक सर्व कर रहा है। छी! अनन्या ने ट्रे से ड्रिंक उठाकर अपने पति के मुंह पर फेंक दिया। पता नहीं अनन्या का हस्बैंड किस चमड़ी का बना था। उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई नहीं दी। उसकी नजर टाइगर की गन पर ही टिकी थी, जिसे देखता हुआ वो एक स्माइल करने लगा और वहाँ से चल दिया। तभी नीलामी शुरू होने की घोषणा हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब शुरू होती है टाइगर की लेजेंडरी गन की ऑक्शन। स्टार्टिंग बिड 10 करोड़। बोलियां लगने लगीं, करोड़ों की रकम उछलने लगी। 20 करोड़। 20 करोड़ की बोली लगाने वाले का नाम अकरम था। जी हाँ, ये वही अकरम है जिसकी जान 20 साल पहले संजय ने बचाई थी और आज अकरम ही पूरी टाइगर गैंग को मैनेज करता है। पर अगली बोली दुश्मन गैंग की ओर से आई। 50 करोड़। अगर टाइगर गैंग को खत्म ना कर सका तो उसे आज मैं खरीद लूंगा। दिग्पाल सिंह गावत, वही डॉन जो संजय और उसकी टाइगर गैंग को खत्म कर देना चाहता था,
जब उसने बोली लगाई तो किसी को अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। पर दिग्पाल की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी जब रईस बिजनेस वुमन अनन्या ने अपने पैसों की ताकत दिखाई। 70 करोड़? हॉल में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने सीधे 70 करोड़ की बोली लगा दी थी। अनन्या 70 करोड़? ये बंदूक हमारी होगी, फिर देखना पूरा अंडरवर्ल्ड हमारे कदमों में होगा और मैं 70 के 1700 करोड़ बनाऊंगी। तभी वो वेटर एक शैंपेन का ग्लास लेकर अनन्या के पास आया। आपके ड्रिंक मैडम, लगता है आप ये बोली जीत कर ही मानेंगी। अनन्या ने बिना देखे ग्लास उठाया। अब भी उसकी नजरें बंदूक के बुलेट प्रूफ केस के लॉक पर टिकी थीं। तभी हॉल के दूसरे कोने से एक आवाज गूंजी, 80 करोड़। 10 करोड़ के बाद अकरम डॉन की सीधा 80 करोड़ की बोली सुनकर वहाँ हलचल मच गई। अकरम अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। ये बंदूक मेरे बॉस की थी और अब मेरी होगी, और किसी में हिम्मत है बोलने की? पूरा हॉल साइलेंट हो गया। अकरम का नाम सुनते ही सबके पसीने छूट गए। तभी वो वेटर एक विस्की का ग्लास लेकर अकरम के पास पहुंचा। डॉन साहब के लिए खास। अकरम ने ग्लास लिया, लेकिन अभिनव ने अपनी जैकेट की अंदरूनी पॉकेट को छुआ और फिर उस बंदूक पर नजर डाली। अचानक हॉल के मेन एंट्रेंस के डोर्स खुले और अंदर आया माफिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा नाम, राणा। 100 करोड़। राणा टाइगर का ही मेंबर था, पर संजय के जाते ही गैंग में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। अकरम और राणा साथ तो थे, पर खुद को सबसे ऊंचा दिखाना चाहते थे। राणा की उम्र हो गई थी। उसका बेटा मोंटी भी गैंग में शामिल हो गया था, जिसे राणा अगला टाइगर बनाना चाहता था। राणा, ये क्या कर रहे हो? संजय भाई की गन तुम्हें क्यों चाहिए? मैं गोली लगा रहा हूँ ना। अकरम, ये गन मेरी होगी। बस टाइगर गैंग का बॉस संजय जा चुका है। उसका बेटा अभिनव भी उस वक्त मारा गया। अब नए टाइगर की जरूरत है। मेरा बेटा मोंटी ही बनेगा टाइगर गैंग का नया लीडर। तभी वो वेटर फिर से आया, इस बार बड़ा ग्लास लेकर राणा के पास। बड़ी बोली के लिए बड़ी ड्रिंक सर। राणा ने ग्लास लिया। तभी वेटर ने अपनी पैंट की पॉकेट से किसी चीज को छुआ, फिर शीशे में रखे उस बंदूक को देखकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। और तभी एक खूबसूरत और हॉट लड़की ने वहाँ एंट्री की, जिसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। अकरम भी चुप हो गया, दिग्पाल भी रुक गया। माफिया दुनिया की सबसे खतरनाक औरत थी वो, सुंदर और क्रूर। माफिया वर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन को उसने अपनी सुंदरता के बल पर खत्म कर दिया था। 200 करोड़। हंगामा मच गया। पूरा हॉल एक साथ खड़ा हो गया। 200 करोड़, इतनी बड़ी रकम एक बंदूक के लिए। कोई इससे आगे नहीं बोल रहा था। ऑक्शनर ने हथौड़ा उठाया। 200 करोड़ 1, 200 करोड़ 2, लास्ट चांस। पूरा हॉल साइलेंट था, सब हार मान चुके थे। 200 करोड़ 3। और तभी हॉल के सबसे पीछे से एक आवाज गूंजी, 500 रुपए। ऑक्शनर का हथौड़ा हवा में रुक गया। सबने पीछे घूमकर देखा। अबे वेटर की औलाद, यहाँ करोड़ों की बोली लग रही है और तू 500 रुपए बोल रहा है? अनन्या, तुम्हारा हस्बैंड कॉमेडियन भी है क्या? अनन्या शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने अभिनव को डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बड़े डॉन्स के बीच बोलने की? अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। अलायना अपने बीच एक वेटर को बोलते हुए सुनकर गुस्से में कांप उठी। इस वेटर को सिर और पैरों में बिजली के झटके दो अभी। अलायना ने एक इशारा किया और उसके 4 बॉडीगार्ड्स के साथ अकरम डॉन और दिग्पाल डॉन के लोग भी अभिनव की ओर बढ़ने लगे। चिराग तो ये सब देखकर खुशी से नाच रहा था। अनन्या भी खुश थी कि अब उसके नकारे पति को सजा मिलेगी। ओह गॉड, कोई इसे जान से मार दे, मुझे इससे आजादी मिलेगी और मैं चिराग से शादी कर सकूंगी। अरे अरे भाई रुकिए, जिस बंदूक पर आप लोग करोड़ों की बोली लगा रहे हैं उसकी कीमत तो 500 रुपए भी बहुत ज्यादा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्योंकि टाइगर की असली बंदूक मेरे पास है। और उस वेटर ने धीरे से अपनी जैकेट के अंदरूनी पॉकेट में हाथ डाला और बाहर निकाली एक बंदूक, काली चमकदार, और उस पर भी एक रोरिंग टाइगर का लोगो था। ये बकवास है। टाइगर की असली बंदूक तेरे पास कहाँ से आ सकती है? हाँ, ये फेक होगी, डुप्लीकेट। बकवास, फेक? तो देखिए फिर अच्छे से। उसने बंदूक को ऊपर उठाया और फिर उसका चैम्बर खोला और उसके अंदर से निकाली एक अंगूठी जिस पर टी बना हुआ था। उस अंगूठी को देखकर सबकी सांसें रुक गईं। ये अंगूठी, ये तो तुम्हारे पास, ये कैसे? कौन हो तुम? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा मिस अलायना उर्फ नंदिनी। नंदिनी, ये नाम सुनकर पूरा हॉल शॉक में आ गया। अलायना को ये वेटर नंदिनी क्यों बोल रहा था? ये नाम तुम्हें कैसे पता? ये नाम तो सिर्फ एक लड़के को पता था, वो भी। और तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा छा गया, चीखें गूंजने लगीं। अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? सिक्योरिटी, कोई है? सिर्फ 10 सेकंड और रोशनी लौटते ही सबके होश उड़ गए। बुलेट प्रूफ बॉक्स सलामत था, लेकिन उसके भीतर मौजूद वो बेशकीमती गन गायब हो चुकी थी।
टाइगर की गन गायब हो गई है। और वो वेटर भी गायब है। सारे गेट बंद करो, वो लड़का बाहर नहीं जाना चाहिए। गेट पर खड़े गार्ड्स ने कहा, सर अभी दरवाजे पर लॉक लगे हैं, कोई बाहर नहीं गया। तो फिर कहाँ गया वेटर? अनन्या, तुम्हारा पति अभिनव इतना बड़ा चोर निकलेगा, कौन जानता था? क्या नाम लिया तूने? क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी, उसका नाम अभिनव है, अभिनव गढ़वाल। इतना सुनते ही अकरम और राणा के ठंडे पसीने छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये संजय का बेटा अभिनव नहीं हो सकता। और तभी उन सबके सामने स्टेज पर दोबारा दिखाई दिया वही अभिनव, पर इस बार उसकी चाल मामूली वेटर की नहीं, एक हीरो की थी। आवाज में किसी राजा का रुतबा था। राणा, जिस बच्चे को तुम सबने मरा हुआ मान लिया था वो आज भी जिंदा है। तुम सबके सामने संजय गढ़वाल का इकलौता बेटा, उनका टाइगर अभिनव खड़ा है। तुम सबको इस छत के नीचे बुलाने की ये मेरी ही चाह थी। इतना कहते ही अभिनव ने गन से निशाना साधा, जिसके बाद पूरा हॉल गन शॉट से गूंज उठा और एक लाश गिरी। किसकी थी वो लाश? आखिर इन 20 सालों में अनाथ हो चुके अभिनव ने कैसी जिंदगी गुजारी? कैसे उसने अपने माँ बाप के कातिल का पता लगाया? और अनन्या सिंह, क्या हाल हुआ उसका जब उसका नकारा पति अभिनव खूंखार टाइगर गैंग का वारिस निकला? और क्या वो खानदानी गन एक बार फिर शहर की सड़कों को लहूलुहान कर देगी? इस कहानी का अगला भाग आपके होश उड़ा देगा। जानने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को दबाकर डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने अभिनव की वापसी की एक बेहतरीन कहानी, द रिटर्न ऑफ टाइगर, बिल्कुल मुफ्त